हाय, गुड इवनिंग बॉयज़ एंड गर्ल्स, दिस इज़ परवेज सिसोदिया। और आज मेरा जो क्लास है यूपीएससी आईएएस के लिए मेन ओरिएंटेड क्लास बना रहा हूँ मैं आज। पीटी की काफ़ी सारी क्लास हो गया था तो सोचा मेंस की क्लास बनाते हैं। तो इथिक्स का ये मेरा सेकंड लेक्चर होगा। इसको हम ऑडिटोरियल टाइप से नहीं स्टार्ट करेंगे क्योंकि ऑडिटोरियल टाइप से इथिक्स को पढ़ाना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और उतना टाइम ज़्यादा जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले भी जो मेरी इथिक्स की पहली लेक्चर था उसमें मैंने क्वेश्चन को हैंडल कराया था मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि मेंस में ही सब्जेक्ट आता है, फोर्थ पेपर जीएस का जो होता है वो इसी के रिगार्डिंग होता है। तो आज हम दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं इथिक्स का ही, यानी कि नीति शास्त्र का ही, उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। यानी कि ये क्लास यूपीएससी मेंस ओरिएंटेड है। चलिए फिर आज का क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है। आज का हमारा जो क्वेश्चन है सांस्कृतिक सापेक्षवाद यानी कल्चरल रिलेटिविज्म बोलते हैं इसको, क्या होता है और वे कौन सी समस्याएं हैं जो सांस्कृतिक सापेक्षवाद के कारण नैतिकता के लिए पैदा करती हैं। देखिए, सबसे पहले तो यूपीएससी क्वेश्चन थोड़े से लॉजिकल आते हैं, तार्किक आते हैं, तो उन्हें समझना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर हमारे पास एक तो फेज़ ये है, एक क्वेश्चन ये है हमारे पास, और दूसरा फेज़ हमारे पास ये वाला है। यानी कि हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड टाइप क्वेश्चन यहाँ पे ऑलरेडी है। ठीक है, ये चीज़ होगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इसके हिसाब से ही अपना मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि कैसे हम इसको टैकल किया जाए, क्योंकि हमारा जो कॉन्क्लूज़न होता है उसको वो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का बेस के साथ ही हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें यहाँ पर जो इंट्रो वाला सेक्शन होता है उसको बड़े ध्यान से रखना पड़ेगा। यानी कि जब कभी भी आपके पास एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन एक जैसे हों, यानी कि उनका संबंध एक दूसरे से हो, तो कभी भी आप इंट्रो नहीं दे सकते हैं वहाँ पर। तो आप इंट्रो नहीं देंगे यहाँ पर, यानी कि इंट्रो नहीं क्यों नहीं देंगे, क्योंकि आपको दोनों चीज़ें हैंडल करनी है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे सवाल क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास 250 वर्ड मिलेंगे और 250 में से ही आप 225 या 220 के आसपास ही अटैम्प्ट कर पाएंगे अगर आप पेपर पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें क्या अप्रोच लगाना पड़ेगा कि हमारे पास सांस्कृतिक सापेक्षवाद क्या होता है, यानी कि इस पोर्शन को हमें सबसे पहले स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद हमें ये पोर्शन स्टार्ट करना पड़ेगा और जो कंक्लूज़न आएगा आपका वो दोनों का मिक्सअप आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रो बेस पे सवाल नहीं होगा। अब चलिए, ये तो इसका फॉर्मेशन हो गया, कैसे कैसे करना है। अब इसको समझते हैं कि इसको हैंडल कैसे किया जाएगा। देखिए, हमारे पास सवाल क्या है, कल्चरल रिलेटिविज्म होता क्या है, ठीक है, और कौन सी समस्याएं हैं जो इसे सांस्कृतिक सापेक्षवाद के कारण नैतिकता के लिए पैदा करती हैं। सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन है ये निगेटिव अप्रोच वाला है। ठीक है, निगेटिव अप्रोच वाला क्वेश्चन है। अगर जिस तरह क्वेश्चन दिया रहता है आपके पेपर में, आपको कंक्लूजन भी 90% निगेटिव बेस पर ही देना पड़ेगा, क्योंकि आपका सवाल ही निगेटिव अप्रोच का है। एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, कंक्लूजन लोग सोचते हैं ऐसे की तरह से, निबंध की तरह से। निबंध यानी कि जहाँ पे आपके वर्ड चलेंगे, आपकी अप्रोच चलेगी, आपकी सोच चलेगी, बट कंक्लूजन वो नहीं होता। कंक्लूजन क्या होता है, जो आपने क्वेश्चन में लिखा है 90%, 95% जो क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है उसमें आपने क्या लिखा है उसके हिसाब से आपको कंक्लूजन देना पड़ता है। यहाँ आप ऐसा नहीं कर सकते, कंक्लूजन में बता दिया, उसके निगेटिव सिनेरियो बता दिए रिलेटिविज्म के, और बाद में आप कंक्लूजन में कहते हैं कि कल्चरल रिलेटिविज्म बेस्ट होता है, ये अच्छा भी होता है, तो आपको एग्जामिनर अच्छे नंबर नहीं देगा। तो ये छोटी छोटी अप्रोच आपको ध्यान रखनी है। सेकंड अप्रोच हिंट तो आपको दे रहा हूँ कि जो क्वेश्चन आप जो भी लिखेंगे, जो आपने राइट डाउन किया है राइटिंग में, उसी के अकॉर्डिंग आपका कंक्लूजन होना चाहिए, ना कि उससे अदर रिलेटिव। ठीक है, एक सेकंड रुकेगा, गर्मी हो रहा है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया कि ये सवाल हमारे पास निगेटिव अप्रोच का है, तो हमारा कंक्लूजन भी निगेटिव आएगा और क्वेश्चन में ही ज़्यादा से ज़्यादा हम तवज्जुह जिन वर्डों को दिए जाएंगे जो कल्चरविज्म में यानी कि सापेक्षवाद में प्रॉब्लम है नैतिकता को लेकर, नैतिकता में होते हुए, उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारा सवाल आता है सांस्कृतिक
सापेक्षवाद। हमें इस सवाल का ना इंट्रो देना है, इसको ख़त्म करना है, मतलब शुरू करते ही करना है इंट्रोडक्शन, क्योंकि 2 सवाल हैं यहाँ पर, तो इंट्रो हम नहीं दे सकते हैं। ये अप्रोच है इस सवाल की, क्योंकि हमारे पास ऐसे नहीं लिखना है 250 या 250 से कम ही वर्ड हमें यूज़ करने हैं। यहाँ पे 2 वर्ड हैं, सांस्कृतिक, कल्चर जिसे आप बोल देते हैं, और सापेक्षवाद। जब कभी भी वाद आ जाए, रिलेटिविज्म आ जाए, लीज़म आ जाए, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर 2 अवधारणाएं हैं, 2 टाइप्स की 2 अवधारणाएं हैं, 2 अप्रोच हैं। यानी कि हम यहाँ ऐसे कल्चर की बात कर रहे होंगे जहाँ पर 2 अप्रोच अलग अलग हो सकती हैं। जैसे कि मैं हिंदू धर्म के कल्चर की बात करता हूँ, उसी तरह से मुस्लिम धर्म की कल्चर की बात करता हूँ, तो 2 आइडियोलॉजी डिफरेंट टाइप की होंगी, उनमें सापेक्षवाद हो सकता है, क्योंकि उनकी मोस्ट ऑफ चीज़ें या कुछ चीज़ें एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग नहीं रखती होंगी, साथ में नहीं होंगी, डिफरेंट होंगी, डिफरेंट आइडियोलॉजी की होंगी, वे ऑफ गॉड को मानने का तरीका अलग होगा, इस तरह से अप्रोच होता है। जहाँ पर भी लीज़म आ जाए, वाद आ जाए, तो यानी कि मतलब क्या है, 2 अप्रोच के बीच में फाइटिंग, यानी कि डिफरेंट टाइप से उसमें क्या है, ठीक है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं सांस्कृतिक सापेक्षवाद। देखिए सांस्कृतिक सापेक्षवाद क्या होता है, किसी भी संस्कृति में यानी किसी कल्चर में, संस्कृति क्या होती है, जो आपके धर्म में चली आई हो। जैसे हिंदू में पूजा करना होता है, व्रत रखना होता है, फेस्टिवल मनाना होता है, मुस्लिम में रमजान रखना पड़ता है, क्रिश्चियन में अलग होता है, जैनिज़्म में अलग होता है, बुद्धिज़्म में अलग होता है। तो डिफरेंट आइडियोलॉजी एक तरह से चलती रहती हैं, ठीक है। तो और एक चीज़ याद रखिएगा, इस वाले पोर्शन में केवल सांस्कृतिक सापेक्षवाद पूछा गया है। अभी यहाँ पर हमें नैतिकता से कोई भी संबंध नहीं बताना है। सेकंड पोर्शन इसी के बेस पर, नैतिकता के बेस पर हम सॉल्व करेंगे। यूपीएससी का सबसे खास बात क्या है, जो क्वेश्चन में पूछा जाए, आप कभी भी अपने आप को सुपीरियर समझने की कोशिश मत कीजिएगा। जो क्वेश्चन में बोला गया है केवल वही आपको अप्रोच वहाँ पर दिखानी है, वही आपको बताना है। तो हम यहाँ पर इस पोर्शन के लिए केवल सांस्कृतिक सापेक्षवाद की बात करेंगे, ठीक है। यानी कि 2 आइडियोलॉजी में जो डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, ठीक है। यानी कि सांस्कृतिक सापेक्षवाद क्या होता है, किसी भी संस्कृति में कि जो उसके मूल भाव होते हैं, उद्देश्य होते हैं, उसको मानने का तरीका होता है, आइडियोलॉजी होती है, कल्चर होता है। जरूरी नहीं कि दूसरे कल्चर में भी, दूसरी आइडियोलॉजी में भी, संस्कृति में भी वो एक जैसे हों। तो इसी चीज़ में जो डिफरेंसेस होता है उसी को हम सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहते हैं, ठीक है। इस चीज़ पे क्या किया गया है, मैं एक बार, इस काफ़ी सारे राइटरों ने, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आपने एस्किमो जाति सुनी होगी, जो बर्फ अंटार्कटिका वगैरह में रहती है। वहाँ पे क्या होता है, भ्रूण हत्या लीगल है उनके धर्म में। इसी तरह से मुस्लिम धर्म में शादियाँ ज़्यादा कर सकते हैं, लीगल होता है। हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। तो होता क्या है, डिफरेंट आइडियोलॉजी, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट धर्म में अलग अलग अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। इनमें जो अंतर होता है उसी को हम सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहते हैं। इनमें क्या होता है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद इसलिए यूज किया है क्योंकि अलग अलग आइडियोलॉजी, अलग अलग धर्मों में ये डिफरेंट होते हैं, तो उसमें क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती है, एक दूसरे के टकराव होते रहते हैं। तो इसी को हम सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहते हैं। एक बार जो मैंने इसको लिखा है, क्योंकि आपको लिखना भी है, तो मैं एक बार जो मैंने लिखा है उसको एक डिक्टेट कर देता हूँ, आप राइट डाउन कर लीजिएगा। देखिए मैंने इसको कैसे लिखा है। निश्चित संस्कृति में कुछ नैतिक मानक होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। हर आइडियोलॉजी में नैतिक मानक ऑब्वियसली होंगे, ठीक है। यानी कि किसी भी आइडियोलॉजी में नैतिक मानक होंगे, किसी में भी नैतिक मानक, यानी कि जो भी होता है, संस्कृति जो होती है, कल्चर होता है, जो तरीके होते हैं, ये होते ही हैं, ये आप समझ गए हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या लिखा है, और जो उस संस्कृति में, यानी कि उसी संस्कृति के लिए सत्य होते हैं। अब मैं बोलूँ हिंदू 3 तलाक बोलेगा तो नहीं मानोगे ना, मुस्लिम बोलेगा तो मानोगे, उसमें मानते हैं, मतलब अब तो इलीगल हो गया, मुझे बोलना चाहिए, बट मैं धर्म बता रहा हूँ। मुस्लिम धर्म में अलग तरह से, आपको बोलूँ रमजान रखने का, आप नहीं रखेंगे, और मुस्लिम को अगर मैं व्रत रखने को, वो नहीं रखेगा। तो हर जो धर्म होता है, संस्कृति होती है, जो उसके तरीके होते हैं, वो उसको सत्य मानता है, ठीक है। मैंने पहले ही बात की है। लेकिन नैतिकता का कोई वस्तुगत मानक नहीं है। लेकिन जरूरी नहीं कि उस संस्कृति का
नैतिकता से मानक हो, यानी कि नैतिकता से उसका लेना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यानी कि जरूरी नहीं कि जो किसी कल्चर में, एक कल्चर में कोई भी चीज़ें अपनाई जा रही है, ज़रूरी नहीं कि वो नैतिक ही हो, अनैतिक भी हो सकती है उस धर्म के लिए। यानी कि उन धर्मों वालों को जो मान रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो सही हो, यानी कि दूसरों के लिए गलत भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब मैं आपको समझा सकता हूँ कि विभिन्न संस्कृतियों के बीच में, विभिन्न धर्मों के बीच में, विभिन्न आइडियोलॉजी के बीच में जो उनके मानने के तरीके होते हैं, जो उनकी आइडियोलॉजी होती है, वो डिफरेंट हो सकती है। कुछ मायनों में समानता भी हो सकती है, लेकिन कुछ मायनों में डिफरेंट भी हो सकती है। तो विभिन्न संस्कृतियों में जो आइडियोलॉजी अपनाई जाती है, वो जरूरी नहीं कि दूसरी के लिए भी वो सत्य हो या उसको मानने के लिए तैयार हो, यानी कि नैतिकता हो। यानी कहने का मतलब है रिलेटिविज्म में सांस्कृतिक जो नैतिकता वाला कॉन्सेप्ट है वो जरूरी नहीं कि हो या नहीं हो, क्योंकि जिस संस्कृति के जो लोग होते हैं उनको वो चीज़ अच्छी लगेगी, जो विपरीत संस्कृति के होंगे उनको वो संस्कृति में अच्छी नहीं लगेगी। काफ़ी सारे जो राइटर हैं, जो फिलोसफर हैं, जैसे कि रीथर होगा, मैं एक दो के नाम लिख देता हूँ आपके सामने, रूथ है और मेलविले है। इन राइटरों ने क्या कहा है कि हर एक संस्कृति में अलग अलग होते हैं। जैसे कि इसने बताया कि एस्किमो में भ्रूण हत्या यानी कि अबॉर्शन जो होता है वो लीगल होता है। जैसे मैंने मुस्लिम के साथ ही सारे रूल बताए हैं, हिंदू का मंगलसूत्र बांधना इस तरह से होता है। तो इस तरह से ये चीज़ होता है। अब एस्किमो में है भ्रूण हत्या मान लो लीगल है, लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ तो आपको तो गलत लगेगा ना। तो कल्चर रिलेटिविज्म का नैतिकता में हो ऐसा कोई सत्य नहीं होता है। जरूरी नहीं कि कोई भी चीज़ धर्म में हो रही है वो नैतिक ही हो। किसी धर्म के लिए वो नैतिक हो सकते हैं, बट दूसरों के लिए जो माइनॉरिटी में होंगे उनके लिए वो नैतिकता नहीं हो सकती। तो इसी को हम रिलेटिविज्म कहा जाता है। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। एक बार मैं इसको डिक्टेट कर रहा हूँ, आप राइट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, जितना मैंने इसके बारे में लिखा है। मैं अभी समझाऊंगा नहीं, मैंने समझा चुका हूँ। निश्चित संस्कृति में कुछ नैतिक मानक हो सकते हैं जो उस संस्कृति के लिए सत्य होते हैं। ठीक है, लेकिन नैतिकता का कोई वस्तुगत मानक नहीं होता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग करता है, यानी कि जो डिफरेंट आइडियोलॉजी होती है, डिफरेंट तरीके होते हैं, वो एक संस्कृति को दूसरी संस्कृति से अलग करता है। संस्कृतियों का मूल्यांकन का आधार बनता है। इसी कारण आपको पता है कि मुस्लिम धर्म में क्या यूज़ होता है, ईसाई में क्या यूज़ होता है, हिंदू में क्या होता है, बुद्धिज़्म में क्या होता है। तो उनके रूल रेगुलेशन के हिसाब से ही आप उसमें अंतर बताते हैं कि ये धर्म ये है, ये धर्म ये है। ठीक है, कुछ राइटर हुए हैं जैसे मार्गरेट मील हुए हैं, रूथ हुए हैं, मेलेविले हुए हैं। उनके अनुसार क्या हुआ था, क्या कहते हैं, इनके मूल्यांकन में भिन्नता होती है, यानी कि डिफरेंट संस्कृति जो होती है डिफरेंट ही अलग होती है। जैसे कि संस्कृति में कहीं पर बहु विवाह प्रचलित होता है, ठीक है, उसी तरह से एस्किमो में भ्रूण हत्या प्रचलित है और में नहीं होती है। तो संस्कृति के अनुसार वो निर्णय लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर मैंने डेफिनेशन में बता दी है। अब हम सेकेंड फेज पे आते हैं कि ये हो क्या रहा है। अब हम सेकेंड फेज पे आते हैं, कौन सी समस्या हैं सांस्कृतिक सापेक्षवाद के कारण नैतिकता के लिए पैदा हो रही हैं, यानी कि रीज़न क्या है, क्या नैतिकता के लिए पैदा हो रही है। यानी कि सबसे पहले तो हमें यहाँ पर, मैं नैतिकता आपको वर्ड समझा देता हूँ। नैतिकता, नैतिकता का धर्म से कोई संबंध नहीं है। नैतिकता होता है हाउ टू बिहेव, हाउ टू डू, हाउ टू वट एवर यू डन। नैतिकता का मतलब क्या होता है, सही रास्ता, हाउ टू बिलीव इन गुड लाइफ। उससे कोई धर्म, आइडियोलॉजी, फिलॉसफी ऐसा कुछ नहीं होता है। सत्य नैतिकता है वो होगी, झूठ बोलना अनैतिक है वो अनैतिक होगा, बड़ों का आदर करना नैतिकता है, गाली देना अनैतिक है, अनादर होगा। तो इसका किसी धर्म से या कोई रिलेशनशिप नहीं होता है। नैतिकता को आप समझ जाइए कि नैतिकता का मतलब क्या हो गया, सत्कर्म। यानी कि जहाँ पर, इसका मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ। मान लीजिए कि 10 लोग हैं, 10 लोगों में से 6 लोग एक आइडियोलॉजी को मानते हैं, 4 लोग एक आइडियोलॉजी को मानते हैं। तो अगर 6 लोगों की सुनी जाएगी
तो मान लीजिए किसी गलत काम के लिए वो भी हाँ कर रहे हैं, तो जो माइनॉरिटी में होंगे उनका हैरेसमेंट होगा, उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये नैतिकता वाला वे नहीं होगा। नैतिकता का वे होगा समन्वय वाला, जहाँ मैक्सिमम पॉजिटिव में रहेंगे, सही क्रम पे रहेंगे, सही कृत्य करेंगे। जैसे कि मैं इसको इंटॉलरेंस के रूप से समझा सकता हूँ। जैसे कि हिंदू है और मुस्लिम है, दिल्ली में सीए को लेकर प्रोटेक्ट हुआ, बहुत सारी आइडियोलॉजी जनरेट हुई हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है कि हमें यहाँ पे नैतिकता का सद्भाव कैसे दिखा सकते हैं। मान लीजिए कि मैं हिंदू हूँ तो मैं मुस्लिम का आदर करूँ, और मुस्लिम जो है वो हिंदू का आदर करें, और किसी की भी आइडियोलॉजी में एक दूसरे से हस्तक्षेप ना करें। ये होता है नैतिकता। यानी कि हमें दूसरे धर्मों का भी सादर आदर करना चाहिए, सदाचार दिखाना चाहिए। दैट्स कॉल्ड नैतिकता, दैट्स कॉल्ड सिविलाइजेशन एंड दैट्स किड। तो दैट्स व्हाई ही सेड दैट कि कल्चर रिलेटिविज्म में के कारण नैतिकता में क्या क्या पैदा हो सकता है। यानी कि ये बोल रहा है रिलेटिविज्म से, सापेक्षवाद से नैतिकता कैसे भंग हो सकती है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस क्वेश्चन अबाउट टू नेगेटिव सेंस, कि आपको ऐसी सापेक्षवाद बताना है जिसके कारण हमारी नैतिकता डिस्प्यूट में जा रही है, प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, आप नैतिकता समझ के होंगे क्या होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के पार्ट के बारे में बात करेंगे। मैं एक बार पूरा का पूरा जो लिखा है मैंने वो डिक्टेट कर दूंगा लास्ट में, टेंशन मत लीजिए, मैं बस समझा रहा हूँ आपको। और लाइक एंड शेयर प्लीज़ करिएगा। तो नेक्स्ट है हमारा सांस्कृतिक सापेक्षवाद के कारण नैतिकता में पैदा होती है। यानी कि सापेक्ष के कारण नैतिकता में क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये हमें बतानी है। क्या ये पॉसिबल है? हाँ, डेफिनेटली नॉट पॉसिबल कि सापेक्षवाद किसी धर्म में क्या आइडियोलॉजी है, दूसरे में क्या आइडियोलॉजी, तो नैतिकता की पृष्ठभूमि पर तो निखर नहीं सकता। कुछ मायनों में हो सकता है, कुछ में नहीं हो सकता है। कुछ लोग कुछ रीति रिवाज मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। वही मैं राजस्थान में जाऊँ जो घूंघट करते हैं, वहीं मैं वेस्टर्न कल्चर में बोलूँ क्रिश्चन में कि आप घूंघट करो, तो उसके लिए नहीं है वो। तो हाउ कैन यू रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटिविज्म एंड इथिक्स, कल्चर में जो आपका नैतिक चीज़ें हैं उसके बीच में आप कैसे रिलेशनशिप कर सकते हैं। तो अब क्या हो रहा है, 20वीं सेंचुरी में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, बढ़ी हैं, क्योंकि यहाँ पे जाति, धर्म, संस्कृति, मनोभाव, बहुसंख्यक, इस तरह की आइडियोलॉजी ने अपने पैर पसारे हैं जो मार्केट में बढ़ते जा रहे हैं। किसी का धर्म ज़्यादा है, मान लीजिए कहीं पे हिंदू ज़्यादा है तो हिंदू की चलने की चलेगी, मुस्लिम ज़्यादा तो मुस्लिम की चलेगी, बहुसंख्यक है तो बहुसंख्यक की चलेगी, माइनॉरिटी नहीं है तो माइनॉरिटी का। तो इसमें क्या होता है, जो माइनॉरिटी में लोग होते हैं उनको प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। इसी कारण उसकी नैतिकता भंग होने लग जाती है। ठीक है, ये चीज़ होती है। ठीक है, इससे क्या होता है, इन सब चीज़ों से सांस्कृतिक विविधता आती है। सांस्कृतिक विविधता अच्छा वर्ड है, बट सांस्कृतिक विविधता आजकल प्रॉब्लम हो रहा है। लड़ाई झगड़े, हिंसा, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर, जनरल से एससी परेशान है, एससी से जनरल परेशान है, हिंदू मुस्लिम से परेशान है, मुस्लिम हिंदू से परेशान है, कोई कहीं पे किसकी चलती है, कहीं पे मोहल्ले में कोई कास्ट ज़्यादा तो उसकी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम लोग सिविलाइज नहीं हैं, हमें नैतिकता का मूल भाव भूल चुके हैं। वही चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन में वो पूछ रहा है। ठीक है, तो सांस्कृतिक विविधता होती है तो जरूरी नहीं कि वहाँ पर नैतिकता भी हो। ठीक है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, और इन सब चीज़ से बहुत सारे परिणाम निकलते हैं, रिजल्ट निकलते हैं। हिंसा हो गई, और अल्पसंख्यक जो हैं उनको प्रॉब्लम होगी, समस्या होगी। ठीक है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ।
हो सकती है, क्योंकि संस्कृति अलग अलग होती है। ठीक है, यानी कि सापेक्षवाद होता है, जिससे क्या क्या होता है, जातिगत विविधता हो जाएगी, वंशानुगत विविधता हो जाएगी, बहुसंख्यक हो जाएगा, और धर्म से संबंधित हो जाएगा, अल्पसंख्यक प्रॉब्लम हो जाएगी, तुष्टीकरण होने लग जाएगा। क्योंकि होता क्या है, जो सापेक्षवाद है, सांस्कृतिक कल्चरिज्म है, यानी कल्चर रिलेटिविज्म है, उसमें जरूरी नहीं नैतिकता हो, क्योंकि संस्कृति सबकी अलग अलग होती है। जैसे मैंने एस्किमो का बताया था, ये सारी चीज़ें बताई थी, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था, ऐसा नहीं होता। तो इस कारण, इन सब के कारण हमारी जो नैतिकता है, प्रॉब्लम कौन कौन सी आती है, ये वाली प्रॉब्लम कैसे आ सकती हैं। मान लीजिए कहीं पर ही किसी सिटी में एक धर्म का बोलबाला ज़्यादा है, ठीक है, या किसी मोहल्ले में एक कास्ट के लोगों के संख्या ज़्यादा है या बहुसंख्यक है, तो बहुसंख्यक क्या होता है, अपने मनोभाव के हिसाब से ही उस मोहल्ले को, उस सिटी को चलाने की कोशिश करेगा। तो उससे क्या होता है, जो माइनॉरिटी में है, कम संख्या में लोग हैं, उनकी सुरक्षा, उनकी संस्कृति खतरे में पड़ने लग जाती है। उनको अटपटे मन से उसको स्वीकार करना पड़ता है, जिसे हम इनटॉलरेंस सही मात्रा में कह सकते हैं, यानी कि उसकी स्वतंत्रता भंग होने लग जाती है, यानी कि सापेक्षवाद उसमें जनरेट होने लग जाता है, जिससे हिंसा पैदा हो सकती है, मनोभाव विपरीत हो सकते हैं, दुख हो सकता है, कष्ट हो सकता है, ये सारी चीज़ें जनरेट हो जाएंगी। यानी कि यहाँ हम पूरा क्वेश्चन टैकल कर चुके हैं, सापेक्षवाद के कारण क्या स्थिति पैदा हो सकती है। यानी कि सापेक्षवाद, रिलेटिविज्म मोस्ट ऑफ थिंग्स में निगेटिव ही होता है, क्योंकि सवाल में भी हमें नेगेटिव पूछा गया है, तो हमें ज़्यादा इधर उधर भागने की दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुसंख्यक जो होंगे वो बहुमत के हिसाब से करेंगे, तो माइनॉरिटी वालों का लॉस ही होगा बेचारों का, क्योंकि वहाँ नैतिकता तो है नहीं, यहाँ पे सबकी सुनी जाएगी। नैतिकता तो समन्वय वाला भी होता है। ठीक है, तो वो विवश होकर जो दूसरे कहेंगे वो इसको करेगा। तो अब विवश होकर आप जब भी कोई काम करेंगे तो आप तो दुखी होंगे ना, तो ये चीज़ होता है। जैसे कि इसको एक एग्जांपल और भी दे सकते हैं। मान लीजिए कि 10 लोग हैं, 7 लोग किसी चीज़ को, असत्य को भी कुछ मान रहे हैं, तो 3 लोगों की तो चलने वाली नहीं है बेचारों की, उसको असत्य को ही फॉलो करना पड़ेगा, मेजॉरिटी का काम हो जाएगा। तो यही चीज़ प्रॉब्लम होती है, यानी कि यही काफ़ी सारी प्रॉब्लम है। इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा बड़ा बनाया जा सकता है। अब इसकी बात कर लेते हैं कि इसका कॉन्क्लूज़न कैसे लिखा जाए, यानी कि एक तरह से इसका जो कंक्लूज़न है, ठीक है, अतः सापेक्षवाद ऐसी स्थितियों में तर्कसंगत या वस्तुगत नहीं प्रतीत होता। ये लाइन आप लिख देंगे, और दूसरा क्या करेंगे, अगर, क्योंकि हम टोटली नेगेटिव भी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं मामलों में दोनों धर्म में ही या सभी धर्मों में कुछ चीज़ें समानता वाली अच्छी भी होती हैं। ठीक है, ये चीज़ भी हो सकता है। अगर उस संस्कृति में
आकस्मिक, असामाजिक, सॉरी, असामाजिक एवं अनैतिक तत्व विद्यमान होते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पॉजिटिव नहीं लिखा है, उसके बाद भी कंक्लूजन में देखिए हमारा सवाल क्या था, हमें कल्चर रिलेटिविज्म के बारे में बात करना था और फिर बताना था कल्चर रिलेटिविज्म में क्या क्या बैरियर आ रहे हैं, क्या उसमें प्रॉब्लम नहीं आ रहे, मतलब उसके कारण नैतिकता में क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो हमें कंक्लूजन भी उसी तरह से देना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, अतः सापेक्षवाद ऐसी स्थितियों में तर्कसंगत और वस्तुगत नहीं प्रतीत होता है। कौन सी स्थिति में वस्तुगत नहीं होता? जहां पर इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है, यानी कि जो आइडियोलॉजी एक गुट को दूसरे गुट से भिड़ा रही है या हिंसा पैदा करवा रही है, उसमें तर्कसंगत या लॉजिकल और प्रतीत नहीं होता है। तो उस संस्कृति में, अगर उस संस्कृति में असामाजिक और अनैतिक तत्व होते हैं, मैंने बोला उस संस्कृति में मैंने आपको बता चुका हूँ, मुस्लिम धर्म में भी कोई पॉजिटिविटी होती है जो सब मानते हैं, हिंदू धर्म में भी कोई पॉजिटिविटी है बहुत ज़्यादा है जो सभी लोग मानते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि प्योर रूप से जो आइडियोलॉजी एक धर्म अपना रहा है दूसरा धर्म नहीं अपना रहा है तो गलत हो, यानी कुछ आइडियोलॉजी सर्वमान्य होती हैं। तो इसीलिए मैंने ये लाइन यहाँ पे इंक्लूड की है, अगर उस संस्कृति में असामाजिक व अनैतिक तत्व विद्वान होते हैं तो ही वो गलत, तर्कसंगत और वस्तुगत नहीं है, तो ही वो नेगेटिव है, अदरवाइज नहीं। तो आपको जो कंक्लूजन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देना है, इसी बात पर आपको नंबर मिलेगा। फालतू चीज़ें यहाँ पे नहीं करनी है, जैसा पूछा जाए उसी हिसाब से क्वेश्चन को टैकल करना है। आई होप ये अलग तरह की क्लास है, आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि दिस क्वेश्चन बेस्ड क्लास। और प्लीज़ करके लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और प्लीज़ इसको समझने का, हाँ एक चीज़ और रह गया, मैं एक बार और इस क्वेश्चन को रीडिंग कर देता हूँ। ठीक है, मैं शुरू से रीडिंग कर रहा हूँ एक एक लाइन, जो मैंने आंसर लिखा है अपने अकॉर्डिंग। ये तो मैंने समझा दिया। निश्चित संस्कृति में कुछ नैतिक मानक हो सकते हैं जो उस संस्कृति के लिए सत्य ठीक होते हैं, लेकिन नैतिकता का कोई वस्तुगत मानक नहीं हो जो अलग अलग संस्कृति को अलग करता हो और संस्कृति के मूल्यांकन का आधार बन सके। फ्रेज बोआस और मार्गरेट मील, रूथ मेलविले व अन्य के अनुसार संस्कृति सही गलत मूल्यांकन में भिन्नता होती है, अलग अलग कल्चर में अलग अलग होती है। समझा नहीं रहा हूँ, बस पढ़ रहा हूँ एक बार। जैसे कुछ संस्कृति में बहुविवाह प्रचलित होता है और जबकि अन्य उसका विरोध करते हैं, उसी तरह से एस्किमो जाति में भ्रूण हत्या को लीगल माना जाता है, अन्य में नहीं। संस्कृति के अनुसार मानक निर्णय किए जा सकते हैं। 20वीं शताब्दी में सापेक्षवाद बढ़ गया है, जिसमें विविधता भी बढ़ती जा रही है, सांस्कृतिक विविधता भी बढ़ती जा रही है। यह विविधता बताती है कि कोई एकल नैतिकता नहीं है, सिंगुलर एक नैतिकता नहीं है। नैतिकता संस्कृति के साथ परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, ये चीज़ है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद में अनेक परिणाम प्राप्त होते हैं जो सभी के लिए स्वीकार योग्य नहीं होते हैं, जो नैतिकता पर प्रहार करती है। एक संस्कृति एक अल्पसंख्यक समुदाय को हाशिया पर डालने की कोशिश करती है। किसी संस्कृति में समस्या का निपटारा बहुमत से किया जाना अल्पसंख्यक समुदाय का ह्रास करता है। संस्कृति में भावात्मक तत्व विद्वान होते हैं, जैसे बहुसंख्यक यदि किसी विचार पर सत्य मानता हो तो वही सत्य या असत्य माना जाएगा, वह ही सत्य हो जाएगा या असत्य हो जाएगा। अर्थात मनोवेग के कारण तर्कसंगत और वस्तुगत विषय नहीं होगा। अर्थात सापेक्षवाद नैतिक प्रगति की संकल्पना के विपरीत प्रतीत होता है अगर उस संस्कृति में आकस्मिक और अनैतिक तत्व विद्वान हो। ठीक है, ये क्वेश्चन है, मैं खुद लिखता हूँ, अपने आप ही, कहीं पर नहीं है, ये मेरी खुद का है, ये चीज़ होगा। और किसी को चाहिएगा तो मैं पिक्स भेज दूंगा, ऐसा होगा। मेन तो मैंने डिक्टेट कर ही दिया है, आप ईयरफोन लगा के सुन के उसको कर सकते हैं। छोड़िए,
मेन था कि क्वेश्चन कैसे टैकल किए जाते हैं, रटना नहीं है, हाउ टू टैकल अ क्वेश्चन इन यूपीएससी एग्जाम, क्योंकि यूपीएससी एग्जाम में ड्राफ्टिंग इसी को कहते हैं। आई होप यू लाइक माई क्लास, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ शेयर माई चैनल, please like my videos, and please give me suggestion about to answer writing in ethics. And if you have any suggestion, any queries, you write down the message given below, and please subscribe my channel. Love you all. Thank you for watching my video. Love you all. Take care.